Every episode, a new voice, a new vision. वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। जो चाहते थे वो मिल गया हमें और दूसरे सामने वाले को भी एहसास हो कि वो भी विन विन पोजीशन में है, टॉप नेगोशिएटर है। तो ये एक तो क्रिस वॉस के लिए तो बाकी हम लोग आगे दोबारा सुनिए, फिर से सुनिए 48 लॉज ऑफ पावर जी। तो हार्ट ऑफ फाइट जीतने का सबसे सीधा तरीका क्या है कि सामने वाले की इमोशंस को वैलिडेट करना। ओके, यू आर राइट। लेकिन जिस कोई तरह ऐसी से मानना सिचुएशन है, जी, कोई ऐसा कंपटीशन है कि जहां बातों बातों में जीतता है वो सामने वाले जी। की पेन को समझे। सब लोग नहीं समझ में आया इसमें कहाँ जोड़ा हुआ है सब। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। आज का टॉपिक है नेगोशिएटिंग लाइक अ पावर प्लेयर। क्रिस वॉस एक बड़ी टेक्निक सिखाते हैं, मिररिंग और लेबलिंग। जब आप सामने वाले के शब्दों को मिरर करते हो या उनके इमोशंस को लेबल करते हैं तो ट्रस्ट तुरंत बिल्डअप हो जाता है। सूफी आपका हम इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं। तो जिंदगी के हर मोड़ पर नेगोशिएशन होता है। नेगोशिएशन हम हमेशा करते हैं, एक कंप्रोमाइज होता है, एक नेगोशिएशन होता है। एक ऐसी आर्ट है ये जिसमें आप बिना कंप्रोमाइज किए दिल भी जीत लेते हैं और डील भी जीत, ऐसा है कुछ नेगोशिएशन। रहमान साहब, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल आपने किया है। अक्सर हम लोग जो है नेगोशिएशन में और कंप्रोमाइज में कंफ्यूज होते हैं जी। तो हमें लगता है कि हम जब कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो हमने जो है ना कुछ नेगोशिएट कर लिया। हाँ, नेगोशिएशन में समझते हैं कि हाँ। कंप्रोमाइज कुछ ना कुछ होता है, कंप्रोमाइज दोनों लोग कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करते हैं। ऐसा नहीं है जी। एक कंप्रोमाइज ना एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। कंप्रोमाइज साइकोलॉजिकल ट्रैप है। दोनों पार्टीज ना अपनी असली जरूरत से बीच में आ जाती है। यानी कि जैसे हमने एक लकीर खींच दिया और मुझे वहां पर पहुंचना है और आपको वहां पर पहुंचना है, ठीक है, तब तो ठीक है, यहाँ पर विन सिचुएशन है। लेकिन अगर मुझे एक कदम आगे जाना था और आपको भी एक कदम आगे आना था, जी। ठीक है, अब वहां पर हमने अपना बन मारा, आपने अपना बन मारा, तो लगेगा गुरु, दोनों पार्टीज को लगेगा कि देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज समथिंग दैट आई लैक्ड, समथिंग आई मिस्ड, मतलब मैंने कुछ हार दिया, मैं कुछ हार गया। तो ये है ना डील जीते ना दिल जीते। बस डील जीते ना दिल। जी। तो अब ऐसा लग रहा है कि कुछ रह गया है। अब ठीक, मतलब क्रिसमस की आपने बात की है तो ये कहते हैं कि यस जो है ना, जो हाँ हम लोग करते हैं इज नथिंग विदाउट हाउ। यस इज नथिंग विदाउट हाउ, यानी सिर्फ ऊपर ऊपर का जो हाँ हमने आपसे जो करा लिया वो नेगोशिएशन नहीं है, दैट इज नॉट नेगोशिएशन। अंदर से उस एग्रीमेंट को जीतना, अंदर से जिसके लिए हम बैठे हैं, अंदर से, यानी कि मैं आपसे कुछ इस तरह से बात करूं कि आप जो फैसला ले आपको लगे कि फैसला आपने लिया है, ना कि आपने मेरी बात मानी है। आई शुड pitch in such a fashion, in such a manner, you should be agreed with me and yet think that it is your own decision. That is the negotiation. तो negotiation असल में एक क्रिएटिव प्रोसेस है। ये वो करा जहाँ आप अपनी पोजीशन भी रखें और सामने वाले को भी एहसास कराए कि उनकी इज्जत और जरूरत, बात गौर कीजिएगा, इज्जत और जरूरत दोनों का ख्याल रखा। ऐसा नहीं कि अगर आपको नेगोशिएट कर लिया तो आपकी ना इज्जत और आपकी जरूरत थी, योर नीड एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। तो इस तरह करें कि उसमें आपको खुद महसूस हो कि दोनों आई एम बीइंग रिस्पेक्टेड, कंप्रोमाइज नहीं करना। कभी जी। तो रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि विन थ्रू एक्शंस नेवर थ्रू आर्गुमेंट। रॉबर्ट ग्रीन, हाँ, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं ये आप ना अपने एक्शन से विन कीजिए, आर्गुमेंट से नहीं। क्योंकि जब आप आर्गुमेंट से विन करते हैं सामने वाले को एक मैसेज जाता है कि इसने जो है हमसे ज्यादा बढ़िया कर लिया, ये जीत गया आपकी बातों से हमसे। तो ये गला है कि जहाँ सामने वाले को आप एहसास कर रहे हैं कि उनकी इज्जत और जरूरत है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कंप्रोमाइज, आपने खुद अभी पहले कह दिया कि कंप्रोमाइज यानी कि दिल छोटा करना और नेगोशिएशन दिल और डील दोनों को जीतना। ये आपके पहले वो हमें लगा, मतलब हमने नेगोशिएट किया ऐसा कि हमें लगा कि हम जो चाहते थे वो मिल गया हमें और दूसरे सामने वाले को भी एहसास हो कि वो भी विन विन पोजीशन में है। बिल्कुल सर। तो अच्छा, अभी दूसरे सवाल के पहले मैं जानना चाहूंगा कि रॉबर्ट ग्रीन की बात की हमने और क्रिस एक वॉस क्रिस वॉस की बात। क्रिस वॉस के बारे में मतलब
दो चार लाइन आप बताते हैं। और रॉबर्ट ग्रीन की कौन सी बुक ले रहे हैं आप? सर ये बड़े ही एक्सपर्ट नेगोशिएटर रहे हैं एफबीआई के। बहुत सारे जो इंटरनेशनल जो हॉस्टेज और क्राइसिस की सिचुएशन हुई है वहाँ पर जाके इन्होंने सक्सेसफुली जो है बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में और ग्रुप ऑफ टेररिस्ट के साथ में बड़ी हॉस्टाइल सिचुएशन में उन्होंने कामयाबी हासिल की है और अमेरिकन गवर्नमेंट से बिहाफ या अमेरिकन गवर्नमेंट की जो है इंस्ट्रक्शन के तहत या उनकी प्रोजेक्ट के तहत दूसरे अन्य देशों के बड़े बड़े कंट्रीज में इस तरह की हॉस्टाइल जो है सिचुएशन को हल किया है। तो अपने किताब में जो है नेवल स्पिरिट द डिफरेंस में उन्होंने बहुत सारे जो इस तरह की केस स्टडीज मतलब आज भी पहले की ये बहुत ही जो है टॉप नेगोशिएटर है। तो ये एक तो क्रिस वॉस की नेवल स्पिरिट द जी जी आपने लिए है तो बाकी हम लोग अगेन दोबारा सुनिए फिर से सुनिए 48 लॉज ऑफ पावर जी तो आपने हाँ किससे लिया? पावर नेगोशिएटर रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट गेट्स साहब क्रिस वॉस का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। करेक्ट उनका कहना है कि कंप्रोमाइज असल में दोनों की हार होती है और आपके नजरिए से भी नेगोशिएशन और कंप्रोमाइज में असली फर्क यही है कि उसमें दोनों की हार होती है, इसमें दोनों की जीत होती है एक तरह से। जी 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 तो क्रिस वॉस एक बहुत बड़ी बात करते हैं टैक्टिकल एम्पैथी। जी तो यानी सामने वाले के इमोशंस को समझना और ये फील करवाना कि आप उनके साइड पर हैं। जी आप कहते हैं कि एम्पैथी नेगोशिएशन का सीक्रेट वेपन है। जी थोड़ा समझाइए इसको। टैक्टिकल एम्पैथी सीक्रेट वेपन। देखिए रेवल साहब जो इंसान रेशनल कम और इमोशनल ज्यादा होता है आप लोग देखिए जी Are we more rational or emotional? We are more rational than emotional. Sorry, more emotional than rational. तो negotiation में अगर आप सिर्फ लॉजिक और नंबर्स को लेकर आप बात करेंगे तो आप एक रोबोटिक इंसान की तरह लगेंगे जस्ट लाइक एआई करेक्ट। तो क्रिस वॉस कहते हैं कि the fastest way to change someone's mind is to show them you understand their emotions. The fastest way to change someone's mind is to show them that you are understanding. ये है टैक्टिकल और यहाँ रॉबर्ट ग्रीन के जो लॉज है लॉज ऑफ पावर है उसमें भी एक सीक्रेट है। वो कहते हैं कि प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कर्ड लाइक फॉलोइंग। प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव। लोग उन्हीं की बात करते हैं जो उनके इमोशंस को वैलिडेट करते हैं। सपोज आपके मेरे बीच में कोई नेगोशिएशन हो रहा है तो जब तक आप मेरी बातों को वैलिडेट नहीं करेंगे ना सर तब तक बात ना बढ़ेगी। मतलब आपको हाँ, आपको लगेगा कि Yes. आप कभी इसमें या आपके फायदे की बात मैं कर रहा हूँ जी हमारा होगा अलग बात है। हाँ आपके फायदे की बात नहीं है। तो if you are validating me आपके इंटरेस्ट को मैं ओवर रूल नहीं कर रहा हूँ, अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, अब किसी भी ignore नहीं कर रहा हूँ। मजबूरी के तहत यदि मैं आपकी बात मान लूंगा जी विदाउट फीलिंग वैलिडेटेड तो वो जो बात होगी मेरे साइड लॉन्ग से लास्टिंग नहीं होगी। हाँ एक तो लॉन्ग लास्टिंग प्लस मुझे लगेगा मैं कॉम्प्रोमाइज होगा। I'm being compromised because Rahman Sahab has overpowered me with logic, with this and that. तो प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिए एक और कि एक एम्प्लॉई जो सैलरी नेगोशिएट कर रहा है अब बॉस से बोलेगा कि बॉस काम नहीं चल पा रहा है ना सैलरी बढ़ा दी अब बॉस बोलता है यार आज का बजट टाइट है अभी बात मत करो बॉस से बात करना है ना। अब बात 6 महीने दूर है अब उसी बात को बॉस कैसे कह सकता है कि यार मुझे मालूम बॉस तुमने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट किया आई फुल्ली रिकॉग्नाइज एंड आई रिप्लाई टुवर्ड्स यू तुम बहुत अच्छा काम करते हो तुमने बहुत कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी। तो काबिल तारीफ है तुम्हारी बात तो वहाँ पर एक ब्रिज बन गया। अब वो धीरे से कहेगा कि यार तुमसे कुछ क्षमा तो है नहीं भाई तो एक काम करना तुम जैसे देखना प्रोग्रेस तो फौरन आना बॉस ये स्टार्ट है और अब जो है मेरी प्रोग्रेस कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी होनी चाहिए और तुम अब पहली बात तो तुमको मैं कहने का मौका ही नहीं दूंगा मेरे भाई ऐसे अगर कहूंगा तो हो जाएगा। तो नेगोशिएशन में जो असल जादू है वो एम्पैथी का होता है। एम्पैथी मींस हम पहली बात कर चुके हैं कि बीइंग इन योर शूज दैट इज द एम्पैथी। तो इंसान जो है अपने दिल के रास्ते से ना फैसला करता है और दिमाग के रास्ते से उसको जस्टिफाई करता है दैट इज प्रैक्टिकल एम्पैथी ऑफ माइंड और नेगोशिएटर को ये ध्यान रखना। हाँ जी और हम लोग एक रॉबर्ट ग्रीन की भी बात कर रहे हैं साथ साथ हाँ उनकी बुक भी ले रहे हैं। तो उनका कहना है
कि उनका लॉ कहता है कि कंसील योर इंटेंशन, जी बिल्कुल इसकी उल्टी बात हो गई, कंसील योर इंटेंशन। लेकिन क्रिस वॉज ट्रांसपेरेंसी पर जोर देते हैं। ये दोनों बिल्कुल उल्टा लग रहा है ना आपस में। देखिए मेरी विंडो में दोनों किताबें ना साइड बाय साइड खुली हुई है, जी, तो मैं आपकी बात को ना मैं चाहता हूँ कि जो भी आप सवाल मेरे पर जी, जी, डालेंगे जी। तो मैं दोनों को जस्टिफाई कर सकूं और दोनों लॉस को एक साथ कैसे तो जस्टिफाई कंसीलिंग कर और ट्रांसपेरेंसी को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? रवा साहब देखिए ये बहुत गहरा सवाल है और जो देखने वाले हैं ना उनको भी जी। लगेगा अरे ये तो दोनों बातें अलग हो रही है, कंसील और इंटेंशन भी हो रहा है जी, और ट्रांसपेरेंसी की बात भी हो रही है कि एक तरफ तो कंसील करना है, एक तरफ ट्रांसपेरेंसी हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने कार्ड्स को तुरंत टेबल पर रख दीजिए, जो कुछ भी आपको करना है आप उसको बता दीजिए। ये इसका मतलब ये नहीं है, ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि ट्रस्ट को बिल्ड करें, पहले ट्रस्ट को बिल्ड करें। कंसील जब करेंगे इंटेंशन अपना, हाँ। तो फिर ट्रस्ट डेवलप कैसे होगा? एक्चुअली ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको हर बात को खोल के ही बताना है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, अब इसको मैं ऐसे 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 करूंगा। मतलब टैक्टिकल एम्पैथी होनी हाँ चाहिए। हाँ। तो अब क्रिस वॉस को ले लें तो क्रिस वॉस कहते हैं कि a negotiation is not an act of battle, ये कोई युद्ध का मैदान थोड़ा ना, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। हम धीमे धीमे जो है एक दूसरे की नीड्स को डिस्कवर कर रहे हैं और उस नीड को अगर समझेंगे, आप मेरी नीड को समझेंगे, मैं आपकी नीड को समझूंगा, डिस्कवर कर लूंगा, फिर मैं एम्पैथी दिखाऊंगा तो आप उससे एग्री होंगे, राइट? तो गोल क्या है? गोल इज टू अनकवर एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, यानी कि आप सामने वाले से ज्यादा जानने की कोशिश कीजिए और अपने इरादे को स्लोली 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 रिवील कीजिए। मतलब सारे कार्ड्स को ओपन मत कीजिए। मतलब Talk less. स्पीक बिफोर, मतलब आफ्टर लिसनिंग क्या यस यस और कम से कम स्पीक कीजिए, लेट हिम स्पीक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, करेक्ट? ये प्रोग्रेसिव बातें होती है, इसको मतलब तुरंत नहीं करना है। अब आप अगर क्रिस वॉस को समझे कि जहां पर कहते हैं कि बैटल थोड़ा था, ये तो प्रोसेस डिस्कवरी है, तो यदि आप सामने वाले से ज्यादा जानने की कोशिश कीजिए। और रॉबर्ट बी कहते हैं कि भाई कंसील योर इंटेंशन। अब इसको समझे कि इफ यू आर टू ओपन तो पीपल विल बिकम डिफेंसिव। वो जान जाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो डिफेंसिव हो जाएगी, बच के खेलेंगे, आपको समझ जाएगा ना, फिर वो भी ना फ्रेम करेंगे अपने अंदर जवाब को, थोड़ा डिफेंसिव हो जाएंगे, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि नेगोशिएशन एक स्टेज्ड प्ले है, एक स्टेज प्ले है। इसको हम लोग क्या करें कि 3 स्टेज समझे। पहला स्टेज एम्पैथी और ट्रस्ट को बिल्ड करें, एम्पैथी के माध्यम से ट्रस्ट को बिल्ड करें और अपने असली गोल्स को स्लोली अनफोल्ड करें, लेयर बाय लेयर, प्याज छीलने की तरह अपनी बातों को खोले। कंसील मतलब नहीं कि दबा ले, जब सब दबा लेंगे, दबा के उड़ जाएगा तो फिर फायदा क्या होगा, नेगोशिएशन कैसे होगा? फिर ना खोलना है स्टेज वाइज। तो तीसरा स्टेज क्या है कि सामने वालों को ये एहसास कराए कि उन्होंने खुद ही ये डिसीजन लिया है। मतलब आई शुड पहले बता चुका हूं दूसरे क्वेश्चन कि मैं आपको इस तरीके से बात करूं, इस तरीके से मैं आपके शूज में चला जाऊं, आपकी जगह खड़ा हो जाऊं, आपके कॉर्नरों को समझूं और फिर मैं अपनी बात को आपके सामने पेश करूं। आपको बिल्कुल सुनने के बाद आपको लगे कि मेरे यकीन साहब ने आपको सुना, आपको समझा, आपके जज्बात समझ रहे हैं, राइट? और वो जो आइडिया सामने निकल के आ रहे कॉमन मिनिमम एजेंडा की तरह, आपको लगे कि रमन साहब तो आप ही ने किया है फैसला, ये तो आपका डिसीजन है, मेरे दिल की बात आपने हाँ ये समझ ली इस तरह। यस सर। और फिर जब आप उसको डिसाइड करें तो लगेगा डिसीजन आप, ये मेरा प्ले होना चाहिए एज अ गुड नेगोशिएटर। तो जहां पर इंपोज नहीं है कहीं से, इंपोज नहीं किया, तो कंसीलमेंट और ट्रांसपेरेंसी एक दूसरे के अपोजिट नहीं रहमान साहब, ये एक दूसरे के पूरक है, बैलेंस बना रहे हैं। तो जैसे रोशनी और साया एक साथ होते हैं वैसे ही नेगोशिएशन में भी दोनों का अपना वक्त होता है, कहाँ कंसील करना है, कहाँ ट्रांसपेरेंसी दिखाना है। वेयर टू कंसील, वेयर टू रिवील, एम्पैथी तो बेसिक है। बेसिक है सर, मेरा इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। अब इस सेशन में देख लीजिए कि अगर मैं आपके प्रति एम्पैथेटिक किरदार हूं और आप मेरे प्रति ना हो, सेशन कैसे होगा सर? ये बड़ा मोनोटोनाइज और बहुत ही ज्यादा मैकेनाइज्ड हो जाएगा सर जी। तो पिछले हम आगे बढ़ते हैं, क्रिस वॉस की बुक पढ़ी तो क्रिस वॉस ने एक, जो हमने शुरू में भी बात की थी आपसे, कि उन्होंने बात की एक टेक्निक सिखाते हैं वो मिररिंग और लेबलिंग। यस यस। तो क्या ये टेक्निक प्रैक्टिकल जिंदगी में भी उतनी ही पावरफुल है जितनी उन्होंने एफबीआई हॉस्टेज के वक्त यूज की थी? एक्चुअली ये बहुत पावरफुल टेक्निक एक्चुअली है,
ये मिररिंग और पहले तो बताइए क्या है ये हाँ, मिररिंग और लेबलिंग। मिररिंग और लेबलिंग जो ना इंसान के ज़हन में शॉर्टकट बनाते हम्म, हैं ना, एक साइकोलॉजिकल ब्रिज बिटवीन यू एंड मी। इफ यू मिरर मी, मिररिंग। हाँ, और इफ आई एम एबल टू, है ना, मेक यू लेबल मी। हाँ हाँ ओके, ये सब जो कह रहा हूँ जी। मैं। तो मिररिंग का मतलब है कि सामने वाले के ना लास्ट जो आखिरी के जो 2-3 शब्द है ना, उनको रिपीट करना रिपीट करना। है, ताकि उन्हें लगे कि आप जेन्युइनली उनको सुन रहे हैं। तो ये इंसान के अंदर एक सबकॉन्शियस रैपो क्रिएट कर देता है। जैसे आपने जो भी कहा, मैंने आपकी बात को अगर आखिरी के 2-3 शब्दों को पूरे सेंटेंस में जो आपने बोला और 2-3 वर्ड्स मैंने अगर रिपीट किया आपकी बातचीत को, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने रिपीट किया अभी आपके वर्ड्स। हाँ जी जी, मैंने बात किया। और लेबलिंग में इससे और भी गहरी चीज़ है। ओके। जब आप कहते हैं कि आपको लग रहा है कि मैं आपकी बात को इग्नोर कर रहा हूँ, ऐसा आपको लगता है सर कि मैं आपकी बात को इग्नोर कर रहा हूँ, ये शायद आपको कंसर्न है कि इस डील में रिस्क ज़्यादा है, तो अब क्या होता है कि सामने वाले को तो महसूस होता है भाई ये तो मेरी बात को रिस्पेक्ट दे रहा है, ये बंदा मुझे समझ रहा है। मतलब ये है कि हाँ। आप अरे सर, ये आप- नहीं समझिएगा कि मैं आपकी किसी बात को इग्नोर नहीं 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 नहीं, हैं? नहीं, ऐसे अरे सर आपको लग रहा है कि मैं आपकी बात को इग्नोर कर रहा हूँ, भाई साहब क्या बात करते हैं, ये उसको आप जताइए मत कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब क्या ऐसा नहीं है। मैं आप सीधा बोलूँ क्या भाई साहब ऐसा नहीं है। दर्द दिखाऊंगी, मतलब आप ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं। हाँ, शायद आपको ऐसा लग रहा है, तो इससे क्या होता है सामने वाला डोंट बी कंफ्यूज। सामने वाला होता है कि कितना मुझे समझ रहा है ये। तो रॉबर्ट ग्रीन इसको एक और एंगल से समझाते हैं, विन पीपल्स हार्ट्स एंड माइंड्स, विन पीपल्स हार्ट्स एंड माइंड्स। हार्ट्स और माइंड्स जीतने का सबसे सीधा तरीका क्या है कि सामने वाले की इमोशंस को वैलिडेट करना। ओके, यू आर राइट। हाँ, उसकी इमोशंस को वैलिडेट करना, हर सब जो आपको लग रहा है रेजोनेट करना। हाँ, रेजोनेट करना है। तो प्रैक्टिकल जिंदगी में सोचिए कि मतलब कोई आपका रिश्ता है या मतलब आपके क्लाइंट से या आपके पर्सन साथी जिंदगी है, तो अगर आपको लगता है कि सामने वाला नाराज है और आप उससे कहते हैं कि यार आपको लगता है कि आपको लग रहा है कि मैं आपको ना अंडरएस्टिमेट कर रहा हूँ, अरे बस आपको लग रहा है मैं आपको अंडरएस्टिमेट कर रहा हूँ, तो वो जो गुस्सा है वो निलाम है, ऐसा जो कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं और ट्रस्ट बन गया ऐसा नहीं सर, मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आई फुली रिस्पेक्ट यू सर, आपकी बात की उतनी गहरी इज्जत है दिल पे जितनी बात है जितना आप मुझे करते हैं। तो ये हमारे अपनी जो ब्रिज बन गई, गुस्सा निदान हो गया। तो मैं कहता हूँ जो नेगोशिएशन है सबसे उसमें सबसे बड़ा बेहतर क्या है कि शब्दों की ताकत और उनको रिफ्लेक्ट करने का अंदाज, यानी अंदाज़े बयां सबसे बड़ी ताकत है नेगोशिएशन में, अंदाज़े अंदाजा में और होना चाहिए। मतलब सीधे सीधे नहीं चलता कुछ भी, वही जो शुरू में पहले वाले क्वेश्चन में कवर किया, इसको मैकेनाइज नहीं करना, इसको रोबोटिक्स नहीं करना, इसको एआई की स्टाइल नहीं करना, इसको ह्यूमनाइज करना। ह्यूमन में आएगा तो इमोशन आएगा। जी ये आएगी इसके। तो इसके बाद आप फिर से उल्टी बात करें, रॉबर्ट ग्रीन पर आ जाए। रॉबर्ट सिंह कहते हैं क्रश योर एनिमी टोटली। जब रॉबर्ट ग्रीन की बात आती है आपके अंदर एक अजीब सी मुस्कान आती है, ये बात तो उल्टी हो रही है, बात उल्टी हो रही है, और आप उसको जोड़ दे रहे हैं। लेकिन सीधा आ रहा है। ये बहुत बढ़िया, आप बात कीजिए। तो रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं क्रश योर एनिमी टोटली। हाँ, ये बहुत अग्रेसिव है तो ये एग्रेसिव लगता है बात, जबकि क्रिस वॉस नेगोशिएशन में वो एक ह्यूमन सेंट्रिक आर्ट कहते हैं। बिल्कुल। और क्या मतलब ये दोनों पर्सपेक्टिव एक दूसरे से उलट है, टकराते हैं अब या स्ट्रेटजिक पहलू है कोई? ये दोनों बातें लेफ्ट और राइट हैंड के साथ रखी हुई है, लेफ्ट और राइट हैंड पे रखी हुई है। मतलब एक ही स्ट्रेटजी का ये दो हाँ। पहलू है। तो असल में दोनों लोग ना, रॉबर्ट ग्रीन और क्रिस वॉस, दोनों लोग असल में एक ही बात कर रहे हैं, उनका ना कॉन्टेक्स्ट अलग है, अंदाज़े बयां अलग है, बात एक ही है, बात एक ही है। आपने यही समझा है कि इन दोनों की बात एक है। यस सर, तभी तो अंदाज उसको हाँ, अलग है। तभी तो उसको जी। लेके बैठे एक साथ। करेक्ट। तो क्रिस वॉस क्या है, वो हॉस्टेज नेगोशिएटर है, उनका मकसद क्या था, हमेशा से लाइफ को बचाना, यानी उस हॉस्टाइल सिचुएशन बहुत होना जरूरी है उसमें, उसमें टैक्टिकल एम्पैथी बहुत जरूरी है, मिररिंग जरूरी है। इसीलिए वो कहते हैं कि एम्पैथी, पेशेंस और टैक्टिकल लिसनिंग सबसे ज्यादा जी जी। जरूरी वेपन है। बिल्कुल आपने सही समझा है। और रॉबर्ट ग्रीन क्या कहते हैं कि अगर आप इंटेंशन, अब कह रहे हैं कि अगर आपको पावर मेंटेन क्रश करना योर एनिमी टोटली। हाँ, जी। पावर मेंटेन करना है तो अपने अपोनेंट को ऐसे हाफ डेड पर छोड़ो भाई, है ना, वो वापस आके आपसे बदला लेगा, इसलिए उनको क्रश योर एनिमी, ये एक लॉ ऑफ सर्वाइवल है। लोग कहते हैं सांप को जितना मत छोड़ो उसको मत कुचल दो, फलाना ढिमकाना, फिर आके खड़ा हो जाएगा, इस तरह की बातें करते हैं। और
प्रैक्टिकल जिंदगी में देखा गया, जहाँ जहाँ पर आपकी दुश्मनी नहीं है, दुश्मन को आपने छोड़ दिया, वो ताकत को गेन करेगा, फिर आप पे हमला करेगा। बड़े बड़े राजे महाराज नहीं करते थे कि साम्राज्य को पूरा भूषण देते थे, जहाँ जहाँ छोड़ा गया वहाँ पर उसने गैदर किया, हिम्मत की, सेना लगी, फिर चढ़ाई किया। इसमें क्रश मिलेंगे लॉ ऑफ सर्वाइवल। अब इसको हम लोग यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट को समझे तो ये लॉ ऑफ सर्वाइवल है। तो फिर बैलेंस क्या है? आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म बनाना, जैसे कि बिजनेस पार्टनर है, स्पाउस है, शादी ब्याह है, आपके क्लाइंट है, ठीक है, आपके सारे में लॉन्ग टर्म है, ठीक। तो वॉस की एक मेथड लिस्टिंग यहाँ पर है ना, मतलब इस वॉस कहते हैं ह्यूमन सेंट्रिक बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक बात, अगर रिश्ता लॉन्ग टर्म, बैलेंस कैसे होगा? दो लॉन्ग टर्म, अगर रिश्ता लॉन्ग टर्म है, शादी ब्याह है, पार्टनरशिप है, बिजनेस है या क्लाइंट से रिलेशन है, तो वहाँ पर जो वॉस की जो है, जो एम्पैथी और लिस्टिंग अप्रोच को आपको फॉलो करना चाहिए। और अगर रिश्ता जीरो सब है, तो बस अभी कोई हॉस्टाइल सिचुएशन है, वन टाइम कोई नेगोशिएशन है, भाई कोई बात नहीं, हॉस्टाइल सिचुएशन को टेक ओवर करना है, फटाफट अब्डक्टेड लोगों को छुड़ाना, कोई ऐसा करता है या कोई भले पॉलिटिकल लेवल भी है, आप मतलब यू आर द बीजेपी कैंडिडेट, आप कांग्रेस कैंडिडेट, तो हमको जुटलेबाजी करनी पड़ेगी, लोगों को पर बोलना पड़ेगा, बयानबाजी होनी पड़ेगी, आप किसी बात को बिना पकड़ के मैं तोड़ मरोड़ के पेश कर दूं, अपनी बात को मैं ज्यादा एग्जैजरेट कर दूं, तो वहां पर क्या है कि जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वाली जहाँ पर सिचुएशन आती है, वहां पर ग्रीन लॉ समझना हमको चाहिए, ठीक है। उसको समझ के हमको अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करना होगा। यहाँ पर ग्रीन लॉ काम आता है। तो मैं कहता हूँ नेगोशिएशन कॉन्टेक्चुअल है, किस कॉन्टेक्स्ट में आप नेगोशिएट कर रहे हैं, कब प्यार से खेलना है और कब पावर से, तो ये समझना ही असली रिश्ता। मतलब आप प्यार से पावर से, नेगोशिएशन प्यार से होती है, पावर से भी होती है। वो बंदा जो किस फादर वो नेगोशिएटर है, वो हॉस्टाइल सिचुएशन में नेगोशिएट करता है, तो वहां पर हमको बहुत प्यार से खेलना होता है। और सर ग्रीन तो इसी तरह की बातें करती है, क्रशिंग रीडिंग मतलब ये नहीं है कि आप जाकर सुधार काट डालिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा कंपटीशन है कि जहाँ बातों बातों में जीतना है आपको, तो जब आपको इस तरीके से एग्रेसिवली पेश करें कि आपको आपके सामने कि आप तो पहले डिमोरलाइज होकर बैठ गए और जनता उसका फैसला कर ले, क्योंकि रहमान साहब डिमोरलाइज हो गए, या वैसे वर्षा आप अपनी बातों से मुझे इतना डिमोरलाइज कर दें कि मैं जब आप नाम से सेंटर कर दूँ तो जनता फिर मुझे वोट कर दे, आपको वोट कर दे, तो पावर प्ले अलग है। मतलब आपका कहना है कि डिफरेंट सिचुएशंस में जी हमें कभी रॉबर्ट्स ग्रीन को फॉलो करना है या कभी किस किस बॉस बॉस को को करना है, ये डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। कल बातचीत में बात नहीं कर रहे थे कि जहाँ पर सुई का इस्तेमाल करना हो वहाँ पर सुई का इस्तेमाल करें, जहाँ पर सूर्य का इस्तेमाल करना हो सूर्य का इस्तेमाल करें, बोरे को तो सुई से नहीं सिल सकते, शर्ट को तो सूर्य से नहीं सिल सकते, तो रॉबर्ट ग्रीन का जो लॉ सूर्य वाला लॉ है ना, और उनका लॉ धीरे धीरे तो रुपाई करने वाला है। हाँ, चींटियों को मारना है तो तोप नहीं चलाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। ओके तो आपने एक बार कहा कि नेगोशिएशन असल में एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है सर, कल भी बात हुई। आप भी फॉलो ऑफ द थोड़ा बताइए कि रूहानियत और नेगोशिएशन का कनेक्शन क्या है? रूहानियत नेगोशिएशन Since I'm the co-founder of the Quantum View, तो हम इसको Quantum View के दृष्टिकोण से देखते हैं कि negotiation सिर्फ डील या नंबर से गेम नहीं है ना। तो जब ऐसा लगता है कि ये नंबर का गेम नहीं है और ये जो है कोई डील भी नहीं है, तो हम उसके अंदर की ना असली कुवत को ना समझते हैं, और जब उसको नंबर समझते हैं, डील समझते हैं, तो फिर उसको मिस कर देते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में असली स्ट्रेंथ समझते हैं, मतलब नेगोशिएशन को सिर्फ डील जी ये नंबर गेम समझते हैं, तो फिर हम उसके अंदर की असली कुवत को मिस कर देते हैं, एसेंस को मिस कर देते हैं। जी। तो स्पिरिचुअल लेंस से अगर आप नेगोशिएशन को अगर देखते हैं क्वांटम व्यू के नजरिए से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपने ईगो सेट करना अपनी आई बेस को कि मैं तो ये वाला तो इसको मैंने कितना रखना पड़ेगा, फिर सामने वाले की पेन को समझना होगा। जब तक मैं खुद को मतलब स्पिरिचुअलिटी आ गई तो आपको ईगो पहले हटाना है, ये बात आपने की। फिर सामने वाले की पेन को, उसके दर्द को समझना होगा, मतलब रियली एम्पैथी होना पड़ेगा यहाँ पर। जी सामने वाले की पेन को समझना। जो आपने बोला, शुरू से बोला कि मतलब विन विन पोजीशन होनी चाहिए। यहाँ पर विन विन की बात एक बार हम लोगों ने पहले भी की है, एक बुक थी इसकी बात हो रही थी, उसमें एक लॉ था कि विन विन थिंक विन विन, है ना, तो उसी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव जी। तो यहाँ पर एक दूसरे के रूह को है ना सेटिस्फाई करना है, एक ऐसे वीडियो पास करना है।
तो क्रिस वॉस कहते हैं कि negotiation is about uncovering the black swan. अब black swan एक phenomenon है, उसको तो कभी और बात करेंगे किसी और एपिसोड ब्लैक स्वान। जी जी। तो negotiation is about uncovering the black swan, the hidden truth that change everything. ठीक है, ब्लैक स्वन उसे कहते हैं जो अंदर का छुपा हुआ है। तो रूहानियत भी वही सिखाती है, सच की तलाश। तो हर नेगोशिएशन में भी सच की तलाश कर सकते हैं ईमानदारी से। तो रॉबर्ट किंग कहते हैं कि मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। तो टाइमिंग को तब हम मास्टर कर पाएंगे जब अपनी ईगो को इधर करेंगे और सामने वाले के दर्द को समझेंगे, हमको एक बेहतरीन टाइमिंग मिलेगी अपनी बात को रखने के लिए, ताकि वो संतुष्ट भी हो जाए, हमारी बात को मान ले और कुछ यूं माने कि जैसे मैंने उसको समझा है। मतलब ये है हाँ। कि हम नेगोशिएशन ये हुआ, मतलब जो इसका सार नेगोशिएशन ये हुआ कि हमने, मतलब हम तो समझ चुके हैं कि इट इज करेक्ट, ये जो रास्ता या जो डील है हम तो समझ चुके हैं, आपको कन्विंस कर देना है कि देखिए ये सही है और हमें जो सही मालूम है वो हमें आप तक पहुंचा देना है। तो स्पिरिचुअलिटी ये कहती है, क्वांटम योग ये कहता है कि सब्र करो और वक्त का एहतराम करो, रिस्पेक्ट द टाइमिंग, हैव पेशेंस। दीन कहता है कि इन्नल्लाह वासाबिरीन। ये जो परम सत्य है, वो सब करते हैं। Those who are patient, God is with them. This is the spiritual angle. तो negotiation असल में ना कोई ध्यान क्रिया की तरह है, मेडिटेशन की तरह है। क्या आपको ध्यान बन गया है? जब आप अपने ईगो को किनारे कर देते हैं और सामने वाले की दुख, उसकी पेन, उसकी दर्द को महसूस करते हैं, तो आप अपने आप ट्रांस में चले जाते हैं। बहुत ही ईमानदारी के सामने आप ट्रांस में जाते हैं। आप दिखता भी है सामने वाले को। हाँ, सिर्फ आप अपने अंदर के शोर को अपना बंद कर देते हैं और सामने वाले की जो फ्रीक्वेंसी है उस पर आप अपने आप को ट्यून कर देते हैं। और जब आप दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो फिर डील होती है। दिल भी जीत लिया आपने और डील भी कर लिया आपने। तो डील और दिल दोनों जीत लिया, दोनों जीत लिया। तो इसमें अभी आपने सब्र की बात कही, फ्रेजेस में बताया आपने, ये सब्र नहीं समझ में आया इसमें कहाँ जोड़ा हुआ है सब्र। सच जवाब कंप्रोमाइज कर रहे हैं मतलब आप? नहीं, सब उनको कॉम्प्रोमाइज बहुत ज़्यादा हो सकता है कि सामने वाले की, हमने क्या कहा पहला स्टेप क्या कि कीप योर ईगो असाइड, अंडरस्टैंडिंग पेन ऑफ द अदर पर्सन। हो सकता है कि कोई एक ऐसा मौजू हो, कोई एक ऐसी बात हो जिसमें आपको जीतना है, लेकिन जब आपने सामने वाले के दर्द को जेन्युइनली समझा तो आपने अपनी वाली बात को दबा दिया, वहां पर आपने समझ लिया। कॉम्प्रोमाइज तब आप करते हैं जब आप अंडरमाइन होते हैं, जब आप सामने वाले के द्वारा ओवर पावर्ड होते हैं, तब आप कॉम्प्रोमाइज होते हैं। यहाँ तो आपने खुद भी वॉलंटियरली पहले तो अपनी ईगो हटाया और आपने वॉलंटियरली सामने वाले के दर्द को समझने की कोशिश की। जब आपने दर्द समझा तो यू योरसेल्फ डिसाइडेड टू स्टेप बाय द बीच। मतलब या तो साबरीन में हो जाए या शाबरीन में हो जाए। Yes. शुक्र करना मतलब हो गया विन विन, या साबरीन सब्र मिल जाए। यस सर, यस इत्मीनान मिलेगा, दोनों में सुकून मिलेगा। इसी को मैं कह रहा हूँ कि फिर दोनों की फ्रीक्वेंसीज मिल जाती है, फिर दोनों की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो फिर आप डील भी जीतते हैं, दिल भी जीतते हैं। तो हम अगर लिसनर्स के लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क बनाए, एक पावर प्लेयर नेगोशिएटर बनने के लिए 3 गोल्डन रूल्स आपके हिसाब से जो अपनाना चाहिए। हाँ रेवल साहब, मैंने पूरी कोशिश किया कि मैं 3 रूल को अपनी जिंदगी में हर जगह अप्लाई करूँ। तो वो 3 गोल्डन रूल को जिस तरह की कि सुनना सीखिए, आगे कोई आगे बात एम्पैथी वाली, तो उस पर रूल पे एक फॉर्मूला दिया मैंने कि असल नेगोशिएशन तब होता है जब आप 70% सुनते हैं और 30% बोलते हैं। 70 लिसनिंग, 30 टॉकिंग। वॉस कहते हैं कि the most powerful word in negotiation is silence. क्या? Silence. Most powerful word in negotiation is silence. It is silence that is most powerful in negotiation. This is rule number 1. Rule number 2, इसको एक फ्रेज बताया कि illusion of control do. Illusion of control do. सामने वाले को एहसास कराइए कि मैं डिसीजन खुद
बात को इस तरह करिए 70% बोल के ईगो को साइड करके दुख दर्द को समझ के एक ऐसे फैसले में पहुंचिए, उसको पहुंचने की मदद कीजिए कि पहुंचने के बाद उसको लगे यार यार मेरा खुद का डिसीजन है। जैसे कि आप उसका दर्द समझा, आपने आग बंद किया और वेजिटेटिव स्टाइल में आप उसको दर्द समझा, आप खुद फैसला कर लिया कि यार मेरा थोड़ा सा पीछे हट जाओ, ये डिसीजन आपका है। आप जैसे ही इस टैक्टिक्स पे आते हैं सामने वाला वही काम करेगा, आप एक एनर्जेटिक ब्रिज बना दिया, रेजोनेट करेगा लेवल करेगा। तो ग्रीक कहते हैं कि make people come to you, use bait if necessary। अभी फिर वो फंसने बनाने की बात कर रहा है ना, make people come to you, use bait if necessary। तो इसको अगर सॉफ्टली समझे कि जब अपने ईगो किनारे हम करके दो दूसरा समझते हैं वही अब वो भी करेगा, वो ईगो किनारे करेगा, मेरे रूप को समझेगा। जैसे मैं अपने कदम को पीछे खींच रहा हूँ वैसे भी आपका भी हो सकता है कि 4 कदम पीछे खींच ले और पॉसिबिलिटी इस बात की जो मैं चाहता था वो सब खुद ही खा लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उसको बेट की तरह इस्तेमाल किया। ये भी एक स्पिरिचुअल बेट है खुद। इसमें मुझे दलाई लामा का एक कोट याद आ रहा है कि आप अवसरवादी बनिए, यही सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल बात है। जब आप ज्यादा अवसरवादी होते हैं, अपने लिए आप ईमानदारी से सोचते हैं और आप कुछ बड़ा हासिल करने का प्रयास करते हैं, और आप कुछ बड़ा हासिल कर लेते हैं तो आपसे बहुत सारे लोग काम आएंगे, अकेले थोड़ा जाते हैं। कल आपका दफ्तर बड़ा होगा, 100 बच्चे काम करेंगे, 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कल आपका स्टूडियो बड़ा होगा तो आपके यहाँ पर 20-25 लोगों को काम मिलेगा। तो यदि आपने अवसरवादियों को खुद के लिए सोचा और उसको इम्प्लीमेंट किया तो आपसे बड़ा इसकी इंटरेस्ट कोई है ही नहीं सर। ठीक है, तो रूल नंबर 3, इमोशनल टेम्परेचर कंट्रोल, ETC, इमोशनल टेम्परेचर कंट्रोल। आप नेगोशिएशन में अपना गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन आप कंट्रोल कर पाए, आप उसका टेम्परेचर कंट्रोल वॉल्यूम को इस तरह रखिए, दूसरा को रखिए। अगर ऐसा कर पाएंगे तो आप हमेशा एक स्टेप आगे रहेंगे, क्योंकि सामने वाला कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा, उसे गुस्सा आएगा तो बातें करेगा, वो ज्यादा उछलेगा, आप बिल्कुल पीछे नहीं, अपने आप को पीछे रखिए, उसको बोलने दीजिए। हो सकता है तो मन पूरा खत्म हो जाएगा, 10 सुधार किए एक बार ये आप कर पाएंगे। असल में नेगोशिएशन जो है ये बैटलफील्ड नहीं है, ये माइंड फील्ड है। इट्स नॉट बैटलफील्ड, इट्स माइंड फील्ड। जो सबसे ज्यादा कंपोज होता है वही the more you are composed, the chances are there that you will most likely win। तो अगर कोई आज से एक ही चीज प्रैक्टिस करे तो वो एक ही चीज है, सुनना सीखिए, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल को कीजिए और इमोशनल कंट्रोल आप रखिए, वो आप ईडीसी अपना रखिए और इल्यूजन ऑफ कंट्रोल उसको दीजिए। इल्यूजन वाला है यस, ये मेरे 3 बॉडी रूल्स हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। आज हमने नेगोशिएशन को एक नई रोशनी में देखा। तो एम्पैथी, टाइमिंग, साइकोलॉजी का गेम है ये नेगोशिएशन। जी, तो सुखश्री आपने बहुत जबरदस्त और बहुत आसान तरीके से समझाया। बहुत बहुत वक्त देने का आपका, और अगले एपिसोड में भी हम आपसे अगली बातें करेंगे। तब तक फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।